गीतांजलि को इस पुस्तक के लेखन और इस विमोचन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो पुस्तक का टाइटल है कौ नोमी, वास्तव में आज का जो ये आधुनिक समाज है, ये जो अपने को आधुनिक मानता है, उसको अर्थ की भाषा में ही सब बातें समझ में आती है। तो अपने यहाँ तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब प्रकार की बातों को लेकर के ही समाज चलता था और जीवन भी चलता था। लेकिन धीरे धीरे वो अर्थ पर आकर के टिक गया। ऐसा नहीं है कि अर्थ का महत्व उस समय नहीं था और आज ज्यादा है, लेकिन आज थोड़ा अर्थ पर ज्यादा विचार होता है और वैसे ही बात समझ में भी आती है लोगों को। इसलिए शायद पुस्तक का नाम भी उसी के कारण से इस प्रकार से रखा है। जैसा मैंने कहा कि हम तो कॉलेज विद्यार्थी थे, तो विद्यार्थी के बाद ही इस जीवन में आ गए, तो इसलिए इस प्रकार के सारे अनुभव वो नहीं है। लेकिन समाज में घूमते हैं तो बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं। मैं पिछले वर्ष यानी 2022 के दिसंबर में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में गया था। 7-8 दिन का प्रवास था। तो उस सारे प्रवास में अंजार नाम का शहर का नाम सबने हमने सुना है, जो एक बड़ा भूकंप गुजरात में कच्छ के एरिया में आया था, भुज के एरिया में। उसमें सर्वाधिक हानि जो है वो अंजार शहर में हुई थी। तो उस अंजार शहर से लगभग 5-6 किलोमीटर बाहर एक गांव में रात को रुकने का मौका मिला। अपने एक कार्यकर्ता थे और जो हमारा सौराष्ट्र प्रांत है, तो सौराष्ट्र के वो गौ सेवा प्रमुख भी थे उस प्रांत के। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज गांव में रुकेंगे। मैं तो गांव का आदमी है, गांव में रुकने का मौका मिल जाए तो प्रसन्न होता हूँ। शहरों में रहते रहते तो उकता गए इतने वर्षों से। तो उन्होंने कहा कि ये गौ सेवा प्रमुख हैं, प्रांत का दायित्व है और अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। और वास्तव में जब जाकर के मैंने देखा तो ये जो धारणा है कि गाय कितना दूध देती है और उस दूध के कारण से जितनी आय होती है वो पर्याप्त नहीं होती, इसलिए लोग आज गाय को छोड़ देते हैं, उसको पालना बंद कर देते हैं। तो उसको समझना है। तो मुझे लग रहा है कि देश भर में ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रकार से गौ पालन कर रहे हैं। उनके पास लगभग 70 गाय हैं। उन्होंने संकल्प कैसा किया, यानी गाय के प्रति उनकी जो भावना है केवल आर्थिक लाभ के लिए नहीं। उन्होंने एक संकल्प किया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे गौशाला के अंदर 100 गाय नहीं हो जाती है तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा, मैं पाँव में चप्पल भी नहीं पहनूंगा। और सही में वो चप्पल तक नहीं पहनते। लगभग 80-90 के आसपास उनके पास गाय हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्य का ये कुछ है, उस समय वो लंपी बीमारी चली भयंकर रूप से और लगभग 30-35 गाय उनकी उस रोग के कारण से समाप्त हो गई। बहुत दुखी थे, मतलब पूरा परिवार गौ सेवा में लगा हुआ। तो उनसे मैंने थोड़ा समझने का प्रयास किया। मैंने कहा आप कैसे इसको लाभदायक कैसे बनाया, आपने क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि 30 गाय के ऊपर मैं साल में 30 लाख रुपए कमाता हूं। मुझे भी आश्चर्य हो रहा था, एक गाय के ऊपर 1 लाख की इनकम साल भर की, सब चारा खिला करके अपनी परिवार की मेहनत सब निकल करके 1 लाख रुपए एवरेज एक गाय के ऊपर में। और मैंने ये कमा करके अपने अकाउंट के अंदर रखा हुआ है। 1 साल का उन्होंने उसी 2022 का एवरेज निकाला था। उन्होंने कहा कि मेरे पास नवंबर तक का आंकड़ा बता रहा हूँ, ये दिसंबर तक मैं पूरा करूंगा। थोड़ा हमने भी समझा उसको कैसे करते हैं। तो वो दूध और उसको इनकम में नहीं मानते हो,
उनका जो दूध से इनकम होती है, मैं उसमें 1 लाख वर्ष भर में नहीं मानता। तो मैंने कहा कैसे है? तो ये जो गोबर के, गौमूत्र के जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके आधार पर, और केवल अपने परिवार के लिए वो लाभ कमाते हैं ऐसा नहीं है। तो आसपास के लोगों को, जो महिलाएं गांव में रहती हैं, उनको भी रोजगार दे रखा है। जैसे अभी यहाँ मंच पर स्मृति चिन्ह दिया गोबर से बना हुआ, ऐसे कई प्रकार के प्रोडक्ट वो तैयार कर रहे हैं। दीपावली के समय दिया है, गणेश की प्रतिमा है, लक्ष्मी की प्रतिमा है, बहुत सारे अच्छे सजावट के सामान को तैयार करते हैं, और अच्छी मार्केट उन्होंने वहां पर खड़ी कर ली। उनका इसके कारण से मैं बाकी लोगों को भी रोजगार देता हूं। और सुबह हमने देखा तो महिलाएं सुबह ही जल्दी आकर के वहां पर उन्हें एक छोटा वर्कशॉप भी तैयार किया हुआ है, और उसमें वो काम करना शुरू कर देती है। खेती है, चारा है, एक मुट्ठी भी रासायनिक खाद की अपने खेत के अंदर, चाहे वो सब्जियां उगा रहे हैं, चाहे अनाज उगा रहे हैं, उसके अंदर वो नहीं डालते हैं। तो शुद्ध रूप से जैविक खेती का मैं प्रयोग करता हूं। एक भी चीज बाहर से खरीद करके वो नहीं लाते हैं। और इतना ही नहीं है, तो गौ पालन कैसे करना, उसमें से कैसे कैसे क्या लाभ ले सकते हैं, कैसे ये प्रोडक्ट तैयार करना, उसके लिए कार्यशाला साल भर में लोग उनके वहां पर घर में आकर के उसकी व्यवस्था कर रखी है। उन्हें लगभग 100 लोगों को एक साथ प्रशिक्षण दे सकते हैं। 7 से 10 दिन का वो प्रशिक्षण देते हैं। केवल गुजरात से नहीं, तो भारत के भी केवल हमारा जो गौ सेवा गतिविधि है उसके भी कार्यशालाएं वहां पर जाकर के अपने कार्यकर्ता करते हैं। तो उसमें से समझ आता है। जो गैस की बात की उन्होंने, तो गोबर गैस से ही, वो सिलेंडर वाली गैस जो है ना, ये प्रयोग ही नहीं करते घर में, उनका आवश्यकता ही नहीं है। सभी शुद्ध रूप से भारतीय गाय, एक भी विदेशी नस्ल की गाय उनके घर में नहीं है। इसको हमें समझना पड़ेगा। बाकी वो दूध के उससे भी प्रोडक्ट बनाते हैं। 6-7 प्रकार के फ्लेवर की वो कुल्फी तैयार करते हैं घर में, और उसकी डिमांड रहती है शहर में आसपास। उन्होंने कुछ 3-4 प्रकार तो रात को खिलाए, उनका बाकी बचे तो सुबह भी जाने से पहले खाने पड़ेंगे। तो फिर 2-3 बच गए था, मैंने कहा अगली बार आएंगे तो फिर खाएंगे। और संयोग ऐसा हुआ, अभी भुज में ही हमारी कार्यकारी मंडल की बैठक थी, तो सभी को लगभग 500 संख्या थी, तो 500 लोगों को उन्होंने पूरा कुल्फी खिलाई, जितनी खानी है, कोई एक कुल्फी से नहीं। पूरा स्टॉल लगा रखा, तो उनका मेरी ओर से वो कार्यकर्ता भी फिर मिले, उन्होंने बेटा भी था उनका वहां पर, तो पूरा परिवार लगा हुआ है। तो इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। वहीं से हम लगभग 20-25 किलोमीटर आगे गए, फिर दूसरे दिन वहां भी एक इसी प्रकार के कार्यकर्ता, वो भी लगभग वैसी उसी मॉडल पर काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ और इसके आधार पर प्रयोग शुरू किया है। वो किसानों को बागवानी खेती के लिए, फल आदि तैयार करने के लिए उसका प्रशिक्षण देते हैं। उनके यहाँ क्या मॉडल है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर 2-3 दिन के लिए आप समझने के लिए कैसे हम खेती करते हैं, यानी 2-3 लेयर में खेती कर रहे हैं। जमीन पर कुछ उगा रहे हैं, थोड़ा ऊपर टाल सा बना दिया, उसके ऊपर बेल वाली चढ़ा दी, ऊपर पेड़ है तो उस पर और चढ़ा दिया, उसकी वो प्रयोग करते रहते हैं। और केवल कमाई के लिए नहीं है, लोगों को सिखाने के लिए। एक ट्रस्ट बनाया उन्होंने, 25 लाख रुपए अपने परिवार से, अपनी कमाई में से उस ट्रस्ट में डालते हैं, केवल एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सफल होगा तो भी, असफल होगा तो भी, लेकिन असफल होगा तो भी ध्यान में आएगा ना, ऐसे नहीं किया जा सकता, ऐसे किया जा सकता है। ऐसे दुनिया भर के जो प्रयोग हैं वो पूरे देश भर के अंदर हो गए। इसलिए केवल आर्थिक दृष्टि से भी अगर विचार करेंगे और ठीक प्रकार से उसको अगर हम सीख करके करेंगे तो कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं। दूसरी बात, डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि
बैल भी उपयोगी है तो है ही है, इसीलिए हमने उसको गौधन कहा। वो गाय एक पूरा परिवार है, केवल गाय नहीं, दूध के कारण से हम उसका विश्लेषण करते हैं। ये सही है कि बैल की पूजा तो होती है, क्योंकि खेती में वही काम आता था पहले। लेकिन जब से ये विदेशी नस्ल आ गई, जिसको हम जर्मन कहते हैं, होस्टन कहते हैं, समाज के अंदर कैसी जिसको विकृति कहते हो आती है, तो उसमें से एक समझने के लिए अच्छा उदाहरण है। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने गांव में रहते हैं तो गाय पाली होगी, जब से ये जर्सी नस्ल की गाय आई। अगर उसके बछिया होती है तो उसको तो पालेंगे, लेकिन अगर बछड़ा हो गया तो उसको क्या करते हैं? छोड़ते नहीं है। मैंने तो ऐसा देखा और सुना है कि उसको 2-3 महीने में कैसे वो पार लग जाए वो प्रयास करते हैं, ज्यादा पानी पिलाएंगे, कुछ और करेंगे, नहीं उसका उपाय करते हैं। ये अपने यहाँ तो संस्कृति थी नहीं कभी। दुश्मन भी है उसको भी हम इस प्रकार से तो नहीं मारते थे। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग है ही नहीं है, और वास्तव में वो गाय या बैल है ही नहीं है। वो तो पशु जिसको कहते हैं वो है, उसका उपयोग ही नहीं हो सकता, खेती में उपयोग ही नहीं होगा उसके जर्मनी बैल का। इसलिए उसको लगता है कि ये तो बोझ हो जाएगा, कल को इसको फ्री में घास खिलाना पड़ेगा, क्यों पालेंगे उसको। यही विकृतियां धीरे धीरे समाज में देखने की जो दृष्टि है वो उसको बदलती है। कन्या भ्रूण हत्या क्यों होती है? हमारे यहां तो उसको लक्ष्मी कहा ना, तो फिर ये विकार क्यों आ गया समाज में? यानी वैज्ञानिक उन्नति हुई, तरक्की हुई, उसको समझ सकते हैं क्या है भ्रूण के अंदर, तो इसका मतलब उसको लड़की है तो हत्या करो, तो पहले ही खत्म कर दो उसको। ये कहां से आया? ये अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं है। तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। जब हम इस प्रकार से विचार करते हैं, और दूसरी एक बात मंच से ही आई, किसी ने बीच में कहा कि हम हर बात के लिए सरकार के ऊपर निर्भर या सरकार के ऊपर थोप देते हैं। भाई गाय जो है वो सड़कों पर छोड़ी किसने? वो तो किसान ने छोड़ी, जो हम गौ पालक थे हमने छोड़ी ना। हमें लगा कि अब नहीं पाल सकते, छोड़ दो, बाहर छोड़ दो। फिर जब वो शहर के अंदर या घरों के अंदर या हमारी खेती को उजाड़ती है, तो फिर कहते हैं कि सरकार इसकी व्यवस्था करे, गौशाला खोले, सरकार इस पर खर्चा करे। तो आपने छोड़ा क्यों? और ये हर बात जो है वो सरकार के ऊपर निर्भर कब से हो गई? ये अंग्रेजों ने आदत लगाई है ना। अंग्रेजी शासन से पहले तो ऐसा नहीं था। हमारी सरकार या राज्य आधारित व्यवस्थाएं नहीं थी कभी भी, समाज आधारित व्यवस्थाएं थी। अनुपम मिश्र की पुस्तक का जिक्र आया, उनकी पुस्तक है आज भी खरे हैं तालाब। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, ये जो तालाब है गांव के अंदर, इनकी रक्षा कौन करता था, उनकी मेंटेनेंस कौन करता था? ये समाज करता था। हमने भी बचपन में देखा ही है, अपने खेती के लिए जो नहर होती थी पानी लाने के लिए, साल में 2 बार जो है वो गांव के लोग इकट्ठा होकर के मिल करके उसकी साफ सफाई करते थे। लेकिन बाद में पंचायत के ऊपर हो गया या सरकार के ऊपर, सिंचाई विभाग करेगा, उसने ठीक कर दिया तो ठीक है, नहीं है तो वो है ही नहीं है, पानी नहीं आ रहा खेत में, हम करेंगे नहीं, सरकार भी करेगी नहीं, तो छोड़ दिया सब। तो ये सरकार पर या दूसरे पर निर्भरता ही हमें खत्म करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। समाज को फिर से उसी दिशा में आना पड़ेगा। और अगर हम गाय पालन करेंगे, गाय पर आधारित अपनी कृषि होगी, तो ये जितने प्रकार की आज समस्याएं, जितने प्रकार की बीमारियां रासायनिक खादों के कारण से हो रही है, वो भी समाप्त हो। पंजाब के बारे में हम सुनते ही हैं, आप बठिंडा की तरफ जाओ, पंजाब में 2-3 शहर ऐसे हैं, 2-3 जिले। तो मैं 6-7 वर्ष पहले जाने का मौका मिला, तो वहाँ चर्चा सुनी
उनका जो खेत, इसका जमीन का जो पानी है 30-40 फीट नीचे तक पीने लायक है ही नहीं। जो बोरवेल से पानी निकालते हैं वो पूरा जहरीला हो चुका है। और जो कैंसर के अधिक पेशेंट है वो वहां से राजस्थान में अपना ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए जाते हैं। तो अगर इन सब बातों से अपने को बचना है और अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ियों के भी संभालना है, उनको भी बचाना है, तो कहीं ना कहीं हमें फिर से गाय आधारित जीवन पर आना पड़ेगा। केवल पैसे के लिए नहीं, केवल अर्थ कमाने के लिए नहीं, केवल इनकम के लिए नहीं, तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने पानी को बचाने के लिए भी इसके प्रयोग करने ही पड़ेंगे। इसलिए धीरे धीरे अब लोग आ रहे हैं जैविक खेती की ओर फिर से। ये भी रासायनिक खादों ने जमीन भी खराब कर दी, मिट्टी खराब कर दी, पानी खराब कर दिया, लेकिन अब उसको लाना है तो फिर धीरे धीरे आना पड़ेगा। एकदम से बंद करेंगे तो भी नुकसान ही होगा। और इस प्रकार के प्रयोग ये पूरे देश भर के अंदर आज प्रारंभ हो गए हैं। इस पुस्तक के विमोचन के बहाने से कम हम सब भी इस विषय पर, इस बात पर विचार करें कि हम सरकार पर निर्भर नहीं होंगे। कम से कम जो जिनकी क्षमता है, जिनका जो पाल सकते हैं, कम से कम एक गाय तो अपने घर के अंदर, और वही भारतीय नस्ल की गाय, भारतीय गाय ही चाहिए, ये विदेशी गाय नहीं है। तो यहां से शुरुआत करेंगे तो फिर गाय भी बचेगी, हमारा जमीन भी बचेगा, हमारा जल भी बचेगा और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो इतना निवेदन करते हुए मैं फिर से गीतांजलि को एक बार फिर पुनः बधाई देता हूँ। आगे भी इस प्रकार के विषयों पर शोध होता रहे, अध्ययन होता रहे।